दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि खेल जगत में हम किसी ऐसे विशेषज्ञ को, किसी ऐसे खिलाड़ी से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो बड़े मकाम पाए हैं, खेलों में बड़ा नाम किया है, कई वर्षों तक उसमें अपना योगदान दिया है। और सर्वप्रथम बात तो ये कि भाई इससे उन्होंने क्या अर्जित किया है, ये ढेर सारी बातें आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से करेंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूँ श्री अभय तिवारी से। आपने एथलेटिक्स में नेशनल गेमों में पार्टिसिपेट किया है, राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई वर्षों तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। सर्वप्रथम जब हम खेलों की बात करते हैं कि आपने खेलों में नेशनल खेला हुआ है, तो ये बड़ा मुकाम है कि भाई राष्ट्रीय स्तर तक खेल लेना। क्या बचपन से ही रुचि थी कि हम खेलों में जाएंगे या हम इस विधा में लगातार प्रयास करेंगे? हाँ, बचपन से क्या रुचि थी, पापा हमारे स्टेडियम में थे जी, तो उनकी प्रेरणा से आया जाया करते थे, तो हम लोग उनके साथ कभी कभी चले गए स्टेडियम। तो वहीं पर एक बार हम रनिंग कर रहे थे तो कोच सर ने बोला कि भाई किसका बेटा है, जरा इसको जरा बुलाइए कि बड़ा अच्छा दौड़ रहा है। हम 9th में एडमिशन मेरा हुआ था जी जी जी। तो उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि भाई कहाँ से आए, तो मैंने बताया कि मैं श्री HP तिवारी, मेरे फादर हैं, उनका बेटा हूँ, यहीं पे बाबू हैं शूटिंग रेंज में। तो फिर वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद पापा को बुलाए और कहा कि भैया आपका बेटा तो बहुत अच्छा जो है रनिंग करता है, उसको भेजिए हमारे पास, हम कोचिंग देंगे। फिर हमने ध्यान नहीं दिया। फिर 2-3 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी हुई, तब फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और वहीं से मेरा कैरियर शुरू हुआ। और धीरे धीरे फिर मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में भी मैंने ज्वाइन किया। फिर मैं वहाँ पर भी मैंने प्रैक्टिस करी। कमल सर हमारे कोच थे, भाटिया सर कोच थे, उनके अंडर में मैंने प्रैक्टिस करी। और वहीं से फिर मैंने पहली बार मैं झांसी गया खेलने। लॉन्ग जंप पहले मैं करता था जी। तो लॉन्ग जंप में मैंने पहली बार सिल्वर जीता, तो मुझको बहुत संतुष्टि हुई और वहाँ पे मुझको प्राइज भी मिला, मेडल भी मिला। बस वहीं से मेरा प्रोत्साहन बढ़ा आगे और धीरे धीरे बस फिर मैं इस फील्ड में आया। फिर जब मैं KD सिंह में आया तो हमारे कोच से विक्रम सर जी, विक्रम सिंह, वो ट्रिपल जंपर थे, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। उनके अंडर में मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैं लॉन्ग रेस करने लगा, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और क्रॉस कंट्री। मैंने हाफ मैराथन भी खेली है जी, चेन्नई मैराथन और इलाहाबाद मैराथन। तो वहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं अंडर 33 में था। और अंडर 33 जो रेंज होती है वो बेस्ट मानी जाती है जी, इस फील्ड में। तो वहाँ भी मुझको प्राइज़ मिले। फिर मैंने वहीं से अपना कारवां शुरू किया। फिर मैंने 2000 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा मेरा कैरियर ऊपर की तरफ चढ़ा। यहाँ पे टीमें बाहर जाती थी, इंडिविजुअल गेम था। मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। लखनऊ में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और फिर यहीं से मैं क्रॉस कंट्री पहली बार कोच्चि गया खेलने के लिए, केरलम। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एर्नाकुलम में है, वहाँ पे पहली क्रॉस कंट्री हुई, मैं पार्टिसिपेट मैंने वहाँ किया। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल हील था और वहाँ बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता था। तो पहली बार हमने देखा, ऐसी भी दौड़े होती हैं, हमको भी यहाँ पे समतल मिल रहा था जी 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 जी। लेकिन जब वहाँ मैंने कठिन ये रेस देखी तो वहाँ से मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया। और दोबारा जब फिर मैं गया तो मैं फिर अंडर 33 में आ गया। उसके बाद 2004 में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए HL में, स्पोर्ट्स में जी। बेंगलोर में मैं रहा 1 साल। लेकिन फिर मुझको ये लगा कि लखनऊ छूट रहा है, घर में सबसे छोटे थे और तैयारी भी थोड़ा सा कम हो रही थी, वहाँ पैसा मिलने लगा था जी जी जी। फिर मैं लखनऊ आ गया। यहाँ से 2005 और 6 में BPED शुरू हुआ। तो फर्स्ट बैच में मैंने 2000 BPED किया, फिर MPED किया। MPhil में एडमिशन हुआ, तब तक वैकेंसियाँ आ गई SSBTC की, मेरा उसमें हो गया। आज मैं टीचर हूँ और जॉब कर रहा हूँ। और ये महर्षि यूनिवर्सिटी है IM पे जी, जी। यहाँ पे भी मैं एज अ गेस्ट टीचर हूँ और 3.5 घंटे की क्लास मैं शाम को 3 से 6:30 बजे तक वहाँ देता हूँ। सुबह मॉर्निंग मेरी एकेडमी है जिसमें UPP, UPSI, NDA, CDS और दिल्ली पुलिस और असिस्टेंट कमांडेंट, जितने बच्चे हैं मेरे पास ट्रेनिंग लेते हैं। और 2008 से लेकर और 2026 चल रहा है, मेरे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेनिंग करके और जॉब कर रहे हैं एज ए फिजिकल में। क्रॉस कंट्री का आपने जिक्र किया, क्रॉस कंट्री हाँ जी। तो क्या ये जो बाकी दौड़ है उससे अलग है? ये बहुत अलग रेस है ये जी। क्रॉस कंट्री एक रेस ऐसी होती है कि इसमें आपको हील मिलेगा, इसमें आपको समतल मिलेगा, इसमें आपको ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिलेगा, इसमें आपको झरना मिलेगा। उसको पार करते हुए बाधा जैसी दौड़ होती है, बहुत कठिन रेस होती है। उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद जो परफॉर्मेंस आता है उससे ही आदमी का अचीवमेंट लिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें होता क्या है कि इसमें 3rd और 6th प्राइज तक नहीं दिया जाता है, इसमें 33 प्राइज तक सबको दिया जाता है जी, और 33 मतलब बहुत हो गया, क्योंकि इतनी कठिन रेस जो है, चढ़ना, एक बार हील पे चढ़ना पैदल, और सोचे दौड़ते हुए चढ़ना, फिर उतरना, फिर हील मिल जाए, फिर चढ़ना, फिर उतरना, तो उसमें बहुत कठिन रेस मानी जाती है ये पूरे एथलेटिक्स में। स्टीपल चेस के बाद, स्टीपल चेस तो पहले नंबर पे नहीं दूसरे नंबर पे है जी, जी, जी। लेकिन
जो क्रॉस कंट्री है वो पहले नंबर की सबसे हार्ड रेस मानी जाती है एथलेटिक्स में। तो उसमें मैंने अचीवमेंट किया और लगातार लखनऊ यूनिवर्सिटी को मैंने 2007 तक रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करने के बाद नेशनल लेवल तक खेलते रहे। क्या अभी भी खेलते हैं? अभी भी खेल रहा हूँ मैं, अभी भी बच्चों को एकेडमी में मतलब ट्रीट कर रहा हूँ। बच्चे हमारे अभी पिछले बैच में यूपी 63 बच्चे मेरे जो है यूपीएसआई और कांस्टेबल में सेलेक्ट हुए हैं। अभी 26 तारीख को अप्रैल को पीओपी हुई है। अभी मैं झांसी गया था, कुछ बच्चों ने वहाँ हमारे बैच के बुलाए थे और उनको वहाँ पे भी सम्मानित किया गया था और बच्चों ने बताया कि सर हमारे कोच थे, अगर ये ना होते तो आज हमको ये नौकरी ना मिल पाती। तो आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रोज 8-9 किलोमीटर रनिंग करता हूँ और बच्चों की भी अपने साथ रनिंग करवाता हूँ। कोई मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं उन बच्चों से फीस लूँ या कुछ लूँ, फीस का मेरा कोई मोटिव नहीं रहता। अगर गरीब बच्चा है या कुछ करना चाहता है तो हमारे पास ट्रेनिंग भी लेता है आकर और कोशिश करता है कि अच्छा हम परफॉर्मेंस करें। इतने बरस का करियर रहा, आपने कई दशक इसमें गुजारे हैं। खेलों के अलावा जैसे आपने कहा कि भाई हमने विनिंग की, हमने 30 अबव हमने रैंक लाई, हम लगातार प्रेजेंट करते रहे, हमने अवार्ड्स जीते। इसके अलावा स्पोर्ट्स को कैसे देखते हैं आप किसी व्यक्ति के जीवन में? पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में इतनी बीमारियां हैं, इतना सब कुछ है, फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो कभी आपको किसी के पास जाना नहीं है, डॉक्टर से कोई सलाह नहीं लेनी, आप फिट रहेंगे और अच्छे लगेंगे, आपकी पर्सनालिटी ही बिल्कुल अलग दिखेगी। जी। और आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं इसमें आने के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। और दूसरा इसमें कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में, हमारे प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे की जॉब निकलती हैं हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे रेलवे में हो। उसमें आप परफॉर्मेंस करिए और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाती है। स्पोर्ट्स से अच्छा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि बच्चा जो मेहनत करेगा वो पढ़ नहीं पाएगा। तो स्पोर्ट्स के जितने बंदे होते हैं, बहुत कम ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे गर्ल्स और बॉयज होते हैं जो अपना परफॉर्मेंस दे के ही नौकरी पाए हैं। ये तो आपने कहा कि जब हम शीर्ष पर पहुंच गए, हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पर, और नौकरी में आ गए। बहुत बार जब हम अभिभावक होते हैं या हम बच्चे होते हैं, कई बार जो हमारे परिवारजन हैं वो ये कहते हैं कि भाई खेलों में ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका करियर ख़राब हो जाएगा या आप करियर बेहतर नहीं बना पाएंगे। बहुत बार जो पेरेंट्स हैं उनमें ये मनोभाव होता है। हमारे उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितना हो सके आजकल के दौर में, आजकल के परिवेश में बच्चों को जरूर स्पोर्ट्स में डालिए। मेंटली और फिजिकली वो बहुत मजबूत होता है स्पोर्ट्स में। तो इसलिए बच्चों को तो प्रॉपर आप स्पोर्ट्स कोई ना कोई गेम जरूर खिलाइए, क्योंकि बच्चा आजकल मोबाइल का समय है, थोड़ा समय मिला नहीं, माँ बाप ने उनको मोबाइल थमा दिया, बच्चा उसी में मस्त है, उसी में खेल रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्पोर्ट्स में बच्चा स्कूल से आया, आपने किसी स्पोर्ट्स में उसको डाला, बच्चा थक गया, आएगा सोएगा, फिर अपना होमवर्क करेगा, सो जाएगा। उसका कोई टीवी से, कोई लैपटॉप से, कोई मोबाइल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। और जो लोग इसमें मिलते हैं स्पोर्ट्स में, वो सब मेहनती मिलते हैं और मतलब सज्जन और अच्छे बच्चे मिलते हैं। कुछ ही 5% बच्चे होते हैं जो बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन तब भी वो धीरे धीरे अपना कैरियर उसमें बना लेते हैं। हम तो गार्जियन से कहते हैं कि जरूर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट्स कराइए, लेकिन उसको स्पोर्ट्स कराइए जरूर, फिटनेस के लिए, मेंटल के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़े लेवल पर आपने बात की। बहुत बार पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि एडमिशन कहाँ दिलाना है या कौन सी ऐसी एकेडमी ले जानी है, क्या सरकार ने भी कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है। बहुत बार हम छोटे जिलों से आते हैं, हम नहीं समझ पाते कि शायद क्या वहाँ भी अवेलेबल है स्पोर्ट्स की ऐसी एंट्री, ऐसे कॉलेज, ऐसे गेम के स्टेडियम। बिल्कुल, जैसे अपने यहाँ KD सिंह बाबू स्टेडियम है, चौक स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, साई है। आपकी कैपेबिलिटी उसमें देखी जाती है। 5th के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन होते हैं, उसमें फिजिकल होता है, फिर रिटन होता है। वो बच्चा पास आउट होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आता है तो उसका एडमिशन होता है, फिर लगातार वो 6 साल तक वहाँ रिप्रेजेंट करता है। वहाँ एज ए स्पोर्ट्स वहाँ खिलाया भी जाता है, वहाँ पे 4-5 घंटे की पढ़ाई भी होती है, बोर्डिंग होता है। वहाँ 12 पास करने के बाद बच्चा कहीं ना कहीं अपना कैरियर जरूर बना लेता है। ऐसे ही साई अभी ये सरोजनी नगर में जल्दी ही लेटेस्ट खुला हुआ है, 10 साल हुए हैं। इसमें बहुत बच्चों ने, रेसलिंग में अभी हमारी टीम गई थी, उसने अभी 6 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। सब बच्चों को नौकरी मिल गई है। ये रिंकू सिंह क्रिकेट से ही आते हैं, इनको भी अभी DSP की पद मिला हुआ है, अभी जल्दी में ही इनको मिल गई नौकरी। तो स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत अहम है और हम तो चाहते हैं कि हर गार्जियन को, हर मदर एंड फादर को अपने बेटे को कोई ना कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स की जरूर करानी चाहिए। हमारे बच्चों को क्या संदेश देंगे जो कई बार उनको लगता है कि शायद हम केवल मजे के लिए खेल रहे हैं और उतना पोटेंशियल नहीं देते हैं, उतनी ऊर्जा के साथ नहीं खेलते हैं। हमारे बच्चों को क्या संदेश देंगे? संदेश तो हम ये देना चाहते हैं कि आप जो
जो भी काम करिए, किसी भी स्पोर्ट्स को करिए, उसको लगन से करिए और उसमें निरंतरता बनाए रखिए आप। मतलब डेली आपका रूटीन रहे तो आप हमेशा उसमें सक्सेस रहेंगे। ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे साथ के होते हैं, यार यार क्या कर रहे हो तुम, इसमें क्या रखा है, पढ़ाई कर लो तो ऐसा हो जाएगा, पढ़ाई कर लो तो वैसा। पढ़ाई भी अपना अलग ही मोटिव है, लेकिन खेल आप निरंतरता अगर बनाए रखे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी तरक्की हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि भाई गेम में भी करियर बनाया जा सकता है, बशर्ते ये है कि आप उसमें अपनी ऊर्जा दें, अपना सकारात्मक प्रयोग करें और लगातार कठिन परिश्रम करते रहिए। आप पॉजिटिव रहिए हमेशा। किसी ने कुछ बोल दिया तो फिर हमको वो नहीं करना है, पॉजिटिव होना चाहिए आपका। और ये होना चाहिए कि परमानेंट हमको जाना ही है ग्राउंड, मेहनत करनी है, अनुशासन हो कि नियम से आप हाँ, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जी जी जी, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो हमारे वो सभी श्रोता जो सुन रहे हैं, खास करके वो जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को जरूर खेलने के लिए भेजें। और जो बच्चे हैं वो जहां भी आप जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप गेम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना 100% दीजिए, बेस्ट दीजिए, हार्डवर्क करिए। करियर हर जगह बन जाएगा, बशर्ते आप खेलते रहें। और खेल का एक दूसरा पहलू भी है कि हम ढेर सारी ऐसी बातें सीखते हैं, हमें नेतृत्व का गुण आता है, हमें एकता विकसित होती है, हमें साथ रहने की भावना जगती है और सबसे ज्यादा के आत्मविश्वास जगता है। साथ ही साथ हम संघर्ष करते हैं, हम हारते हैं, जीतते हैं और जीवन के प्रति जो नजरिया है वो हमारा बदलता है। तो खेलों में भाग लें। और सर ने जैसा भी बताया कि हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप वहां जाएं, अपना एडमिशन कराएं और खेलते रहें। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे श्रोताओं को, विशेषकर हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया आपने। थैंक यू।